हुनर अपना रास्ता खुद तलाश करता है, यानी कि उसे किसी दीवार, किसी जंजीर, किसी क़तन से खौफ नहीं आता। हुनर का ताल्लुक़ एस्थेटिक सेंस यानी दिमाग से होता है, तो यानी दिमागी तौर पर मजबूत और बाशऊर फ़र्द ही अपने रास्ते खुद चुनते हैं और अपनी राह में आने वाली तमाम तर रुकावटों को मज़बूत तरीक़े से फ़ेस करते हैं। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि कामयाब लोग बाशऊर नहीं होते। इसका मतलब महज ये है कि कामयाब और अक़ली सलाहियत रखने वाले लोग अपने आप को एवरेज और नॉर्मल से हट कर इस्तेमाल करना जानते हैं। उनकी कंसिस्टेंसी, विल पावर और सेल्फ़ डिटर्मिनेशन ही उन्हें अपने मकसद में कामयाब करती है और उन्हें मंजिल मकसूद तक पहुँचाती है। आज इंटरनेशनल यूथ डे के मौके पर आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची के प्लेटफॉर्म से मैं इंशाल जावेद आपके सामने आपकी मुलाकात करवाऊंगी ऐसे शाहकार नौजवानों से जो अपनी इन अक़ली सलाहियतों को भरपूर तरीक़े से इस्तेमाल करना जानते हैं, तभी वो मुनफरिद हैं, सबसे मुमताज़ हैं। आज इस पैनल डिस्कशन में हम जानने की कोशिश करेंगे वो तमाम तर सवालात जो नौजवानों के जहनों में उभरते हैं, और ये ज़रूर जानेंगे कि क्या वो चीज़ है जो उन्हें मुनफरिद बनाती है, सबसे हट कर दुनिया में खड़े होने का मकाम बख्शती है। हम जानेंगे कि उन्हें क्या पंप करता है, क्या ड्राइव करता है, क्या स्ट्रेटजीज़ हैं उनकी, क्या वर्क एथिक्स हैं, ताकि हमें देखने वाले तमाम तर नौजवान आज इस प्लेटफॉर्म से सीख सकें, आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से सीख सकें कि हमें आगे किस तरह से बढ़ना है। मैं इस पैनल डिस्कशन के सबसे पहले गेस्ट से आपका तारुफ करवाना चाहूँगी, किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। आपका नाम है तैमूर सलाउद्दीन। आप सब उनको मूरो के नाम से जानते हैं, अबाउट विच ही सेज़ दैट दिस नेम हैज़ बीन गिवन टू हिम बाय हिज younger sister. He is an actor, a comedian, a film actor, a musician and an all-round entertainer. अस्सलाम वालेकुम तैमूर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे दूसरे गेस्ट हमारे पैनल डिस्कशन में हमारे साथ जो नौजवान मौजूद हैं, अगर मैं उनके हवाले से बात करूं तो उनकी आवाज़ कुछ ऐसी है, कुछ ऐसा जादू है कि आप उनकी मौसीकी जब सुनना शुरू करें तो आप बस एक बार सुनकर नहीं बैठ सकते, आपका दिल नहीं भर सकता, आप चाहते हैं कि उसको ऑन रिपीट सुने। हमारे साथ मौजूद हैं नेस्कैफ़े बेसमेंट के वोकलिस्ट ज़ीशान अली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हमारे पैनल डिस्कशन की तीसरी गेस्ट बहुत प्यारी और बहुत निराली दोस्त, 21 साल आपकी उम्र है, लेकिन आपने काम बड़े बड़े किए हैं। आप इंस्टाग्राम की दुनिया में अपना एक बहुत बड़ा नाम रखती हैं। आप मॉडेस्ट फ़ैशन इन्फ्लुएंसर हैं। 13 साल की उम्र से अपना बिज़नेस भी चलाती हैं और वो काफ़ी हद तक मकबूल और मारूफ़ हैं। अस्सलामु अलैकुम हुनैना रसूल, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। ओके, तो हम अपने पैनल डिस्कशन का आगाज़ करते हैं और वन बाय वन सबसे क्वेश्चंस करते हैं ताकि आप लोग हमसे बहुत कुछ सीख सकें। तैमूर, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी। यू आर अ जीनियस। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट तैमूर सलाउद्दीन, किसी से भी पूछें, उनके सामने जो एक लफ्ज़ आता है उनके दिमाग में आफ्टर लिसनिंग टू द वर्ड तैमूर, दे ऑलवेज से ही इज़ जीनियस। आई मीन ही इज़ सो डिफरेंट, हिज कंटेंट इज़ सो डिफरेंट एंड सो अमेजिंग, जो कि उसको दूसरे लोगों के बरक्स स्टैंड आउट करना सिखाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कामयाबी और सक्सेस के बारे में तो सभी बात करते हैं, आज हम शुरुआत ही आपकी फेलियर स्टोरी से करना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि किस मकाम पर आप शिकस्त खा गए या आप डगमगा गए, आपके कदम जो हैं वो लड़खड़ा गए, लेकिन आपने उससे कुछ सीखा और अपने आप को प्रूफ किया और फिर आगे बढ़ते गए? जी, मेरे ख्याल से कामयाबी हासिल करने के लिए हर इंसान को ही मेरे ख्याल से फेलियर में से गुजरना पड़ता है। अब देख लें, अगर बच्चा जब चलने की कोशिश करता है तो सबसे पहली चीज़ होती है वो गिरता है। बिल्कुल ऐसे। और वो गिरे बगैर चलना सीख ही नहीं सकता, तो फेलियर के बगैर वो सक्सेस चलने में हासिल ही नहीं कर सकता। तो इसी तरह मेरे ख्याल से सारों की ही ज़िंदगी में फेलियर से ही वो सीखते हैं। शायद ऑक्यूपेशन में जाके, अपनी कारोबारी ज़िंदगी में जाके वो तब तक जब बड़े हो गए होते हैं और उन्हें कुछ हद तक चीज़ें करनी सीख ली होती हैं, तो वो डरना शुरू हो जाते हैं फेलियर से। ये जो डर होता है, फियर ऑफ फेलियर जिसको हम कहते हैं, ये आपको दुनिया की अपॉर्चुनिटीज़, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ जो आपके लिए सलाहियतों के साथ मौजूद हैं, वो आप हासिल ही नहीं कर सकते जब तक आप फेलियर को अपने सामने रखने के लिए तैयार बिल्कुल हो। ऐसे। तो मेरे ख्याल है ये मेरी ज़िंदगी में तो भरे हुए ही फेलियर्स हैं। एनी वन स्टोरी दैट यू वुड लाइक टू शेयर?
अगर YouTube के हवाले से पूछा जाए, क्योंकि वहाँ से ही मैं ज़्यादा जान पहचान है लोगों की मेरी, तो YouTube की मेरी आप पहली 10 वीडियोस देख लें, सारी फेल हुई थी। और वो पहले मेरे गानों के हवाले से अगर लोग मुझे जानते हैं तो मेरे पहले 5 गाने जो हैं वो मैंने डिलीट कर दिए, इतने बुरे थे। ठीक है, हम इसी को कंटिन्यू करेंगे हमारे दूसरे सवाल पर, बट मैं हुनैना से पूछना चाहूँगी, हुनैना व्हाट्स योर फेलियर स्टोरी? मेरी फेलियर स्टोरी, मैं मेडिकल स्टूडेंट थी और मैंने NTS का एग्ज़ाम दिया था। बहुत मेहनत की, उसको क्लियर भी कर दिया, लेकिन वहाँ से मैंने यू टर्न मारा है। और मुझे ऐसा लगता है बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स का वो ड्रीम था, और मुझे लगता है उस वक्त मुझे इतना कुछ पता नहीं था कि कौन सी आगे फील्ड हो सकती है। मैं बिज़नेस में ज़्यादा अच्छी हूँ या फिर मेडिकल में अपना ज़्यादा अच्छा दे सकती हूँ, 100% दे सकती हूँ। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी और मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना। मेरी पूरी फैमिली बिल्कुल शॉक में थी कि इसने क्या डिसीजन लिया है, लेकिन खैर मैंने सबको बहुत ज़्यादा कन्विंस किया कि नहीं, आप लोग रिग्रेट नहीं करेंगे। एंड फिर उसके बाद मैंने बिज़नेस एजुकेशन में आ गई हूँ। तो अभी भी जब अपने पेरेंट्स का ड्रीम देखती हूँ कि हाँ, उनको एक डॉक्टर बेटी चाहिए थी, तब मुझे ऐसा फील होता है कि मे बी वो डिसीजन गलत हो सकता था, लेकिन अभी वो मेरे काम से खुश हैं, मैं जो कर रही हूँ उसको बहुत प्राउडली फील करते हैं ना। तो एक तरह से वो फेलियर समझ सकती हूँ मैं उस फील्ड में, लेकिन उसने मुझे स्ट्रांगली खड़ा होने का मौका दिया और मोर सक्सेसफुल बनाया। हुनैना, आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी फील्ड या कोई भी प्रोफेशन के ऊपर लेबल नहीं होता कि ये शख्स इस प्रोफेशन में है तो कामयाब होगा। बिल्कुल। कामयाब इंसान अपनी सलाहियतों के बलबूते पर होता है, चाहे वो कोई अदना सा काम कर रहा हो या फिर वो कोई टॉप नॉच काम कर रहा हो। इस पॉइंट पर हमारे पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि उन्हें अपने ड्रीम्स या फिर जो ख्वाब उन्होंने देखे थे वो अपने बच्चों के ऊपर इम्पोज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने बच्चों पर ट्रस्ट करना सीखें, उनकी सलाहियतों को पॉलिश करना सीखें, और फिर देखिएगा कि आगे चलकर वो आपको हुनैना रसूल की सूरत में जो है अपनी ही फील्ड में रहते हुए एक कामयाब तरीन बच्चा, एक कामयाब तरीन शख्स बनकर ज़रूर दिखाएंगे। ज़ीशान, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपको क्या लगता है कि किस मकाम पर आप जो हैं वो नाकाम रहे? मेरे घर का जो माहौल था लाहौर में, तो वो इस तरह का था कि मुझसे छोटा सिर्फ एक भाई, तो तवज्जो जो होती है वो या तो सबसे बड़े वाले को मिलती है या सबसे छोटे वाले को। तो हमारे यहाँ ये था कि मैं बिल्कुल वो बीच में कुछ भी कर रहा हूँ तो किसी को कोई मिडिल चाइल्ड का फिक्र नहीं थी कि क्या सीन है ना इसका। तो मैं अपने इंटर के बाद जब मैंने BCom IT पढ़ना शुरू किया, तो उस वक्त मैं प्रेसिडेंट था डिबेटिंग सोसाइटी, ड्रामेटिक्स का भी और म्यूज़िक सोसाइटी का भी एक ही टाइम पे। तो मुझे वो सारी चीज़ें और कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे, तो उसमें मुझे पार्टिसिपेट खुद भी करना होता था और अपनी उस टीम को भी प्रिपेयर करना होता था ताकि हम वहाँ से ट्रॉफीज़ लेके आएँ और फिर कॉलेज हमारा खुश हो जाए। उस चीज़ में मैं इतना बिजी हो गया था वो करने में, और उसमें मैं बेस्ट था। लेकिन उससे ये हुआ कि जब मैंने एग्ज़ाम दिए BCom IT के, तो मैं मतलब सारे के सारे एग्ज़ाम्स मेरे फारिग हो गए, फेल हो गया मैं, और मैंने घर नहीं बताया क्योंकि मुझे चाहे वो फिक्र नहीं करते थे, लेकिन जब उनको ये पता चलता कि ये फेल हो चुका है, डिग्री कॉम्प्रोमाइज हो रही है ना, जो एक परसेप्शन, फिर बड़े मसाइल हो सकते थे। तो मैंने घर नहीं बताया और काफ़ी दिन मैं परेशान रहा। और फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे, अब मैं कॉलेज भी नहीं जा सकता था क्योंकि अब वो सारी चीज़ें भी मुझसे छिन गई जिनकी खातिर मैं ये पढ़ाई को तवज्जो नहीं दे रहा था। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि यार तुम ये करो कि इसका हल ये है कि अभी आप घर पे भी नहीं बताना चाहते, तो आप ये करो कि BA के एग्ज़ाम दे दो आप प्राइवेट, जो कि 2 सालों के एग्ज़ाम आप एक ही साल में दे सकते हो। तो उससे ये होगा कि घर वाले आपसे उनको भी कोई मसला नहीं होगा कि आपके साल ज़ाया हो गए या पढ़ाई नहीं हुई, और आप आगे कंटिन्यू भी कर सकोगे पढ़ाई को। तो मैंने बगैर बताए कोई 2.5-3 महीने में BA के एग्ज़ाम दिए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास हो गया। लेकिन वो जो टाइम था ना, वो फेल होने से लेके दोबारा खड़े होने तक का वो ज़हनी तौर पे मुझे बहुत चैलेंज था मेरे लिए कि मैं कैसे अपने आप को स्ट्रांग रखूं। और मुझे तैयारी भी करनी है नए एग्जाम्स की, और मुझे वो टेंशन भी है कि घर पता नहीं चलना चाहिए, अपने नुकसान होने का भी अंदर ही अंदर दुख हो रहा था। तो ये वो मेरे लिए सबसे तो क्या थॉट प्रोसेस था, मतलब उस ड्यूरेशन में ऐसा ज़ीशान अली ने क्या किया कि वो एक नाकामी से कामयाबी तक का सफ़र बन गया?
अच्छा, उसके लिए मेरा ख्याल है कि म्यूज़िक ने मुझे बड़ा हेल्प किया। कैसे, बड़ी अजीब सी बात है कि क्लासिकल म्यूज़िक मैं सीख रहा था, मुसलसल उस्ताद के पास जाता था। तो क्लासिकल के अंदर ये होता है कि उस्ताद जो होता है वो सिर्फ आपको उस आर्ट की, क्लासिकल म्यूज़िक की ही तालीम नहीं दे रहे होते, वो पूरा एक आपको आपकी पर्सनैलिटी चेंज कर रहे होते हैं। बिल्कुल। वो आपको ये भी सिखाते हैं कि आपको बात कैसे करनी है, बेशक। आपको महफिल में बैठना कैसे है। तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर मुझे हो रही होती थी, और वो आपकी तबीयत में, आपकी नेचर में सुकून भी पैदा करने की बिल्कुल, कोशिश बिल्कुल। करते हैं थ्रू म्यूज़िक। उसके लेसन्स इस तरह के होते हैं कि आप खुद ब खुद आपकी तबीयत में ठहराव पैदा हो जाता है। बिल्कुल। तो मैं म्यूज़िक जो है वो अपना उसी तरह कर रहा था, जैसा सब कुछ ठीक चल रहा था तो मैं कर रहा था। मुझे दिन में 4, 5, 6 घंटे रियाज करना ही होता था। होता ये है कि जब आपको लाइफ में किसी चीज़ में आप फेल हो जाते हैं तो आप फेस नहीं कर पाते उन लोगों को जो आपके ही सर्कल के होते हैं और कामयाब ऐसे होते है। हैं। वो ज़्यादा तकलीफ दे ऐसे है। एक चीज़ होती है। तो मैं समहाउ म्यूज़िक की वजह से मैं उनको फेस नहीं कर रहा था। मैं अपना वो सारा टाइम, बल्कि अब मुझे मज़ीद टाइम मिल गया था और मैं पागल था म्यूज़िक के पीछे। तो मुझे पहले जो मैं 2 घंटे रियाज कर रहा होता था तो वो 5-6 घंटे का टाइम हो गया था। रियाज करते वक्त मुझे कुछ याद नहीं होता था कि मैं फेल हुआ हूँ वाओ वाओ या मुझे कोई परेशानी है। वाओ। ये हर किसी का इनफरादी वो है, लेकिन मैं ये फील totally करता था। understand that. This on your very this point ना, कि आपको ज़िंदगी में एक डिस्ट्रैक्शन की ज़रूरत होती है, या फिर एक हॉबी कह लें आसान लफ्ज़ों में, जो आपको एक राह दिखाती है कि अगर ये नहीं तो क्या, मेरे पास और राहें जो हैं वो खुली हुई हैं। तैमूर, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी और जानना चाहूँगी कि जब आपने देखा कि आपकी 10 वीडियोज़ जो हैं वो फ्लॉप जा रही हैं और उनमें व्यूज़ नहीं आ रहे, या जो भी आप लोगों का क्राइटेरिया होता है, तो उस पॉइंट से निकलने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजीज़ थी, और आप क्या बताना चाहेंगे अपने यंगस्टर्स को कि ये जो एक नाकामी का एक दौरानिया होता है उसको कैसे फेस करते हैं और अपने ग्राफ को किस तरह से हाई की तरफ लेकर जाते हैं? क्या वो चीदा बातें होती हैं? मैं शायद पिछली दफ़ा अपनी बात मुकम्मल तौर पे शायद बता नहीं पाया। मेरा भी एक्चुअली ज़ीशान की तरह, जहाँ तक पढ़ाई का मामला है, बहुत बुरे ग्रेड्स आते रहते, तो फेल होता रहा था, स्कूलों से बाहर निकाल दिया गया था, डिसिप्लिनरी इश्यूज़ होते थे, पढ़ाई के हवाले से ग्रेड्स भी अच्छे नहीं आते थे। तो वालिदैन मेरे पे गिव अप कर चुके थे कि ये इस लड़के का कुछ नहीं बनना, अभी अपना खुद ही करे कुछ। तो एक वक्त आया था कि उनने कहा आप जो करना चाहते हैं कर। तो उनने मुझे मेरी जिस चीज़ में मेरी दिलचस्पी है, मुझे इजाज़त दी कि मैं वो पढ़ सकूँ, फिल्म मेकिंग। अब वो फिल्म मेकिंग जब मैं दिलचस्पी वाली चीज़ अपनी पढ़ी तो फिर मेरे ग्रेड्स भी अच्छे आना शुरू हो गए। बेहतरीन। तो वहाँ से मुझे एक अंदाज़ा हुआ कि जिस चीज़ में मेरा रुझान है, जिस चीज़ में मेरा पैशन है, जुनून है, उसकी अगर मैं राह पे चलूँगा ना, तो कम से कम मैं फोकस के साथ काम करूँगा, मुझे खुद तसल्ली होगी कि कुछ ना कुछ निकल ही आएगा। बिल्कुल। तो पहली 10 वीडियोस से पहले मुझे ये रियलाइजेशन हो चुकी थी। उसके अलावा मैंने अपने हीरोज़ की भी कहानियाँ पढ़ ली हुई थी कि उनके भी साथ भी ये होता है। पहली 2-3 वीडियोज़ या फिल्में भी लोगों की फ्लॉप हो जाती हैं, करोड़ों के नुकसान हो जाते हैं लोगों को। तो मैंने कहा मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने उसके साथ इसी तरह ही किया था कि लॉस है तो खैर है, क्योंकि एट द सेम टाइम मैंने अपने आप को सेफ्टी नेट में भी रखा हुआ था माली तौर पे। मैं कमर्शियल डायरेक्टर था तब तक, तो मैं कमर्शियल्स बना के पैसे बनाता था, वो सारे पैसे मैं अपनी वीडियोस पे खर्चते था। ओके। तो ये मुझे डर नहीं था, मैंने कहा अगला कमर्शियल कर लेंगे। दैट्स ग्रेट। तो हुनैना, आपको क्या लगता है कि आपने एक जो लो पीरियड होता है, एक फ्रस्ट्रेशन वाला पीरियड होता है, उससे निकल कर एक डेवलप्ड और ग्रोथ वाली जो फेज़ होता है, उस तक पहुंचने में आपको किन चीज़ों ने मदद की? जब इंसान फेलियर की तरफ से निकलता है और सक्सेस की तरफ जाता है तो ये बहुत छोटा सा लगता है हमें रास्ता कि होता है, लेकिन जो इस फेज़ से गुजर रहा होता है उसी को पता होता है। लाइक ही सेड, वो मेंटल हेल्थ का एक फैक्टर आ जाता है और हमारे सोसाइटी में इस चीज़ को नहीं समझा जाता, इम्पॉर्टेंट नहीं समझा जाता। एक बंदा उस चीज़ से गुजर रहा होता है, हम फील ही नहीं कर पाते। हमारी फैमिली, कोई भी हो सकता है, इस चीज़ को टैबू समझा जाता है और मेरे साथ यही सारी चीज़ें थी। इसीलिए मैं मेंटल हेल्थ पे भी ज़्यादा बात करती हूँ। मुझे एंजाइटी होने लग गई थी, मुझे डिप्रेशन होने लग गया था, एक होता है आइसोलेट करने लग गई थी मैं अपने आप को। लेकिन काफ़ी सारे दोस्त थे मेरे जिन्होंने मुझे हेल्प आउट किया, जिन्होंने मुझे बताया कि मेरे साथ हो क्या रहा है, कि हमें तो पता ही नहीं होता। उसके बाद जो मेरा बिज़नेस स्टडीज़ में मुझे जो आना था उसके बारे में मुझे भी नहीं आइडिया था कि मैं करूं क्या। मेडिकल से तो निकल गई। एक होता है ना, आप इतनी बड़ी चीज़ को गिव अप कर रहे हो, अब आप इतनी सी छोटी सी चीज़ को के अंदर जाओगे।
हमारा परसेप्शन है महज, जैसे कि मैंने बताया ना कि हम बड़ी चीज़ डॉक्टरी है या फिर मेडिसिन है तो वो एक बड़ा प्रोफेशन है, और अगर एक बीबीए है या फिर एक आर्टिस्ट है तो वो एक छोटा सा प्रोफेशन है। तो उस चीज़ को फाइट करने में, लोगों को प्रूव करने में, अपने घर वालों को कन्विंस करने में, मुझे बताएं आप यूथ को क्या मैसेज देंगी कि आप किस तरह से अपने आप को प्रूव करें कि नहीं मैं कर सकती हूँ और कोई चीज़ बड़ी या कोई चीज़ छोटी नहीं होती। आई थिंक जब ना आपका कोई पैशन होता है ना, तो आपको फोर्स अपने आप को तो बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता। ऐसे है। उसके बाद वो राहें खुल जाती हैं। लोग, मेरे पेरेंट्स समझना शुरू हो गए, सोसाइटी समझना शुरू कर दी, उन्होंने मुझे डिफेंड करना शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद मैंने उनको शो करना शुरू किया कि ये भी हो सकता है। और आई थिंक टाइम लेता है, टाइम कहते हैं ना हर चीज़ हील कर देता है, तो वही होता है। अब बस कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जो आपका गोल है ना, आपका बिल्कुल यू हैव टू बी वेरी डिटरमाइंड टुवर्ड्स योर गोल, तो वो होना चाहिए। रहना है ना, मतलब हाँ, हमने करना लोगों है की कुछ ना नहीं कुछ। सुननी है। एक वक्त आया था, वो तो हर किसी की लाइफ में आता है, वो एक गिर के ही इंसान संभलता है। ऐसे है। उसको समझ में आता है, वो सीखता है कि हाँ बस लोगों की बातें नहीं सुननी है, अब आपको बस अपना जो गोल है ना उसको achieve गिव करना है। योरसेल्फ सम टाइम, गो easy on yourself, learn from your mistakes and learn how to stand up after falling down. Zishan, what do you think in your profession? Who is your inspiration? What how did you come into music? I really want to know about it. अच्छा, म्यूज़िक के हवाले से ये है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि पैसे के लिए या इससे मुझे पैसे आएंगे इसलिए मैं ये करना चाहता हूँ। मैं जिन लोगों से इम्प्रेस हुआ था, मुझे बस उन जैसा बनने की ख्वाहिश थी। मुझे ये उस वक्त पता भी नहीं था कि ये पैसे भी कमाते हैं इस चीज़ से, इतनी छोटी एज में। मुझे बस मज़ा आता था कि जब मैं उनकी, जैसे बचपन में मैंने पैसे जमा करके मैं गुलाम अली साहब की सीढ़ियाँ ख़रीदता था, जो अभी तक मेरे पास पड़ी हुई हैं। उस वक्त सीढ़ियाँ मिलती थी तो मैं वो ख़रीद के लेके आता था। तो बड़ी महंगी मिलती थी बचपन में, तो 60 रुपीज़ वो भी होती ज़्यादा थी पायरेटेड, वो कॉपी वॉपी हुई भी होती थी, वो असल नहीं होती थी। लेकिन मैं वो लेके आता था और बाकायदा मेरा मजाक बनाते थे जो घर वाले थे कि इसको देखो क्या रोग लगा हुआ है, छोटा सा है या कोई ऐसा सीन है। असल मसला ये था कि हमारे यहाँ माहौल है कि मरसिया, सोज़ो सलाम और ये चीज़ें पढ़ी जाती हैं घरों पर। तो उनके जो बोल होते हैं, उनकी जो शायरी होती है, अब अगर आप मिर्ज़ा दबीर की पोइट्री बचपन में सुन रहे हैं तो आप आसानी से आजकल के शौरा की चीज़ें समझ सकते हैं। तो हमारी ट्रेनिंग वो हुई थी, लेकिन वो वहाँ मुझे समझने को तैयार नहीं थे कि हाँ इसने तो इससे मुश्किल पोइट्रियाँ, मतलब ये पढ़ता है, सोज़ो सलाम पढ़ता है जिसमें मिर्ज़ा दबीर, मीर अनीस की चीज़ें ये पढ़ता है, तो इसको शायरी की कोई सेंस हो भी सकती है। लेकिन मेरी डेवलप हो चुकी थी वो चीज़। तो मुझे म्यूज़िक कभी भी पहले नहीं पता था कि इससे पैसे भी आते हैं। मुझे सिर्फ ये था कि मैं कोई भी गज़ल या कोई ऐसी ठुमरी या कोई फोक चीज़ जब मैं सुनता था तो मुझे ये शौक़ होता था कि मैं ये सेम मेलोडी याद करके ऐसे ही गाऊँगा। उस वक्त तक आप ये जान चुके थे कि आपकी आवाज़ में कुछ है? मैं बहुत छोटा था जब मैंने जैसे बताया कि हमारे यहाँ ये है कि माहौल इस तरह का है कि अच्छा समझते हैं, ख़ानदान वाले पेरेंट्स अच्छा समझते हैं कि जब कोई बच्चा स्टेज पर मिंबर पर जाकर सोज़ो सलाम या ऐसी कोई चीज़ पढ़े तो उसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं वो लोग। तो मैं बहुत छोटा था जब से मैं पढ़ रहा हूँ। खुदा की तरफ से मैं अपने पूरे ख़ानदान के अंदर वाहिद हूँ कि जो किसी भी आर्ट की तरफ आया है। इस तरफ कोई आर्टिस्ट नहीं है, किसी हवाले से कोई आर्टिस्ट नहीं है, सब अपने अपने मतलब कामों में है। यू आर डिफरेंट, यू आर प्राउड एंड यू हैव प्रूवन योरसेल्फ इन योर होल फैमिली। हाँ, मैं मुनफरिद हूँ। तो उससे ये हुआ कि मेरा ये ख्याल है कि आपको जो काम मैं कर रहा हूँ, वालिदैन को आपसे 2-3 चीज़ें चाहिए होती हैं इंपॉर्टेंट। अगर मेन चीज़ें आप देखें, उनको ये चाहिए कि सेटल्ड हो जाए, अपनी लाइफ में सेट हो जाए अच्छे से, इसके बारे में सोसाइटी की राय बुरी ना हो। बिल्कुल। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये होती है कि उनको एक पर्सनल इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ होती है, तो वो ये चाहते हैं कि ये हमारी बताई हुई चीज़ों पे, हमारे बताए हुए रास्तों पर चले या हमारे मुताबिक अपने आप को लिमिटेशंस के अकॉर्डिंगली चले, कोई बाउंड्री क्रॉस ना करे। तो मैंने हमेशा ये ख्याल रखा कि कहीं भी कोई ऐसी चीज़ ना करूं, चाहे मैं म्यूज़िक करना चाहता हूं, वो ये चाहते हैं कि मैं ना करूं, तो मैंने उनके लिए कोई तकलीफ दे चीज़ कभी पैदा नहीं की। वो ये चाहते थे कि मैं पढ़ाई करके कोई जॉब करूं, तो मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। वो जो बात उनसे छुपाई थी वो उनको तब बताई जब मैंने वो क्लियर कर लिया था। उसके बाद जॉब शुरू कर दी और जॉब की जब तक मेरा दिल किया।
जब मुझे उससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिली और वो थी जो मैं करना चाहता था, तो मैंने डिस्कस किया जाके, मैंने कहा Yes. ये है, इसमें से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें आप सब सारी चाहते हैं कि मैं सेटल हो जाऊं, लोग मुझे अच्छे अल्फाज में याद रखें, ये सारी मैं इससे अचीव कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। उन्होंने कहा कि तुम कर सकते हो। ऑन दिस वेरी पॉइंट हमारे यंगस्टर्स जो इंटरनेशनल यूथ डे पर हमें देख रहे हैं, उनको मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये जो फ्रस्ट्रेशन वाला पीरियड होता है, जो फ्रस्ट्रेशन वाला फेस होता है, ये ऑफ कोर्स इस वजह से भी आता है क्योंकि हम अपने पेरेंट्स को नहीं समझा पाते, हमारे ऊपर कोई सोसाइटल प्रेशर होता है या फैमिली का प्रेशर होता है। तो जैसे ज़ीशान ने आपको बताया कि कम्युनिकेशन इज़ द की, ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ, किस तरह से अपनी मेहनत जारी रखें और फिर उन लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए पेरेंट्स के पास जाएं, उनको बताएं कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरी ये सलाहियतें हैं। यकीन करें, आपके पेरेंट्स आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको किसी भी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको आगे बढ़ा रही है उससे हरगिज़ नहीं रोकेंगे। तो ये वाला जो ट्रस्ट है, सेल्फ बिलीफ है, जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए एक मोटिवेशन देता है, उसको होल्ड ऑन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तैमूर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि किसने इंस्पायर किया कि आप यहाँ तक पहुँचे? और दूसरी चीज़ ये जो कि मैं साथ पूछना चाहूँगी कि जब आप कंटेंट लिख रहे होते हैं या फिर कंटेंट के बारे में सोच रहे होते हैं, तो क्या प्रोसेस होता है? हाउ डू यू स्टार्ट इट, लाइक थिंकिंग से लेकर उसको एग्जीक्यूट करने तक, पेपर वर्क, यू नो, जो भी आपका एक प्रोसेस होता है वो हम जानना चाहते हैं, ताकि वो एस्पायरिंग यूट्यूबर्स या फिर फिल्म मेकर्स जो कि इस प्रोसेस में हैं लेकिन वो कोई ना कोई एक जिसे कहते हैं प्रोफेशनल एक ट्रिक है जो भूल जाते हैं, वो आपसे ज़रूर सीखें आज। तो इन्फ्लुएंसेस की और इंस्पिरेशन की, या जहाँ तक लोगों से मैं मुतासिर हुआ जो आर्टिस्ट हैं वो तो अनगिनत किस्म के लोग हैं। उसमें मौसीकार भी हैं, फिल्म मेकर्स भी हैं, मुसन्निफ भी हैं। कोई इंसान वैसे ही मैं अगर ज़िंदगी में मिलता हूँ, अब ज़ीशान है, ज़ीशान की आवाज़ मुझे मुतासिर करती है, मैं घर जाके इनका गाना भी गाता हूँ अकेले में। अब वो कोशिश होती है कि वो मुर्कियाँ मेरे में भी आ जाएं, तो वो तो होता रहता है, वो एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। वो आप रोक नहीं सकते अपने आप को मुतासिर होने से दूसरे से। तो वो अब मैं नाम लेना शुरू करूं, उनके अंदर कितने लोग हैं? फॉर योर, अगर मैं यूट्यूब के हवाले से बात करूँ, फिल्म मेकर्स होंगे, फिर फिल्म मेकर्स के हवाले से यूरोपियन भी हैं और हॉलीवुड के भी हैं। हॉलीवुड के अंदर मार्टिन स्कॉर्सेज़ी हैं, वेस एंडरसन हैं, ब्रायन डे पामा हैं। फिर उसके अलावा यूरोपियन के अंदर इंगमार बर्गमन आ जाते हैं, फिर वुडी एलन है, मैं कह रहा हूँ कि डैरेन अरोनोफ्स्की हैं। ये वो नेम्स हैं जो कि हमारी यूथ आज जाकर सर्च कर सकती है और इनसे काफ़ी कुछ सीख सकती है। बिकॉज अगर ये लोग इंस्पायर कर सकते हैं मूरों को, तो सोचें आप उनसे क्या क्या पॉजिटिविटी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और बिल्कुल ये आई थिंक नोट आपने अच्छा स्ट्राइक किया कि जो इंसान आप सुन रहे हैं, जिससे आप मुतासिर हो रहे हैं, देखो कि वो किससे मुतासिर हो। ऐसे है। और फिर जाके आप बड़े गुलाम अली पे पहुंचेंगे जिस तरह मैं अब जाऊँ। तो वो उस तरह करके मैंने अपने सारे जो मेरे इन्फ्लुएंसेस हैं, एक गाने के शौक है मुझे, तो उसके अंदर जेफ बकली एक हैं जिनको मैं बड़ा सुनता था। फिर उनसे मुझे पता चला कि वो फ्रेडी मर्क्यूरी को सुनते थे, तो फिर मैंने उनको भी जाके सुना। तो इस तरह भी आपको और पता चलता है कि ये कहाँ से आ रही है, इसकी क्या ट्री है, ये दरख्त की तरह निकले ना। तो ये भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट है। और जहाँ तक एग्जीक्यूशन का मामला है, तो फिल्म मेकिंग पे ही अगर हम रखें, तो आई थिंक अपने आप को ट्रस्ट करना चाहिए कि आपके अंदर से क्या चीज़ पहले निकल रही है। अब ज़ीशान भी मेरे ख्याल से इस बात पे मुत्तफ़िक होंगे कि हो सकता है आपके दिमाग में धुन पहले आए, हो सकता है बीट पहले आए, हो सकता है कोई किसी राग की वजह से आपके दिमाग में कोई धुन आ जाए। तो आप अपने आप को लिमिट नहीं कर सकते कि बीट नहीं पहले आएगी, मैं इस तरह मैं पहले लफ्ज़ लिखता हूँ, मैं पहले ये लिखता हूँ। खुला रखना चाहिए। मैंने सजाद अली का भी किसी तरह का इंटरव्यू देखा था, वो कहते हैं कि उनका सबसे फेमस कोई गाना था, वो कह रहे थे कि इसके मैंने लिरिक्स बाद में लिखे थे, धुन पहले लिखी थी, हालांकि मुझे करना उल्टा चाहिए था। हाँ। लेकिन उनका फेमस गाना उनके उल्टे प्रोसेस से निकला। तो अपने प्रोसेस को फ्लेक्स करो। मैं जनरली फिल्म मेकिंग बड़ा एक्सपेंसिव मीडियम है, तो कैमरे को ऑन करना, लाइटें लगाना और सब कुछ सेट करने से पहले पेपर के ऊपर अपने पूरे ख्यालात जॉट डाउन करना चाहता हूँ। तो मैं पेपर के ऊपर जॉट डाउन करता हूँ। अगर सफ़रनामा ना हो, सफ़रनामे के अंदर डॉक्यूमेंट्री होती है, आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है, वो पेपर के ऊपर जॉट डाउन करने के बाद वो आइडियाज़, फिर उसके बाद हम कैमरे को खोलते हैं और फिर उसके बाद एडिट करते हैं और फिर रिलीज़ करते हैं। तो राइट, शूट, एडिट, रिलीज़, और ये एक साइकिल है जो बस रिपीट करते रहना होता है। जब रिपीट करेंगे तो बेहतर होती जाएगी। एब्सोल्युटली। हुनैना, कंटेंट क्रिएशन, व्हाट्स योर प्रोसेस? My process or inspiration or what? Inspiration as well and process as well. अच्छा, मूरो यहाँ है इस वजह से नहीं, लेकिन मूरो is one of my inspiration. Wow, same when here. it comes to content creation, because
जो क्वालिटी आपकी कंटेंट की है वो Yes, आई that कांट is- सी एनीवेयर। एब्सोल्युटली यस वेरी डिफरेंट। मैं फ़ोन से स्टार्ट किया था, मैंने कंटेंट क्रिएट करना, और मैंने कैमरा तभी इन्वेस्ट किया जब मैंने मूरो की वीडियोस देखना शुरू की। मैं मम्मा को भी बताती रहती हूँ, मम्मा मुझे पूछती रहती कौन है। इवन हम जब यहाँ आ रहे थे ना तो आई टोल्ड हर कि मैं मूरो से मिलूँगी। मेरे भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे बिकॉज ही इज़ वन ऑफ माई इंस्पिरेशन एंड और बाकी और बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लाइक मेकअप से रिलेटेड अगर बात करूँ, मैं मॉडर्न फैशन से रिलेटेड बात करूँ, क्योंकि फ़ैशन में तो दे आर लाइक आप जहाँ जा रहे हो, आप किसी एनिमल को देख रहे हो, आप कोई प्लांट देख रहे हो, आप नेचर देख रहे हो, आप उससे इंस्पायर हो सकते हो। एक आम आदमी, इवन फ़कीर, आप उसके कपड़ों से, उसकी चीज़ों से, उसके स्टाइल से आप उससे भी इंस्पिरेशन ले सकते ऐसे हो। है। छोटी छोटी चीज़ों से भी आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। अब मेरी हर जगह, हर फील्ड की, मतलब जैसे मैं मेकअप में हूँ तो देयर आर लाइक सो मैनी मेकअप आर्टिस्ट, इंटरनेशनल, नेशनल, छोटे जो बच्चे होते हैं उनके पेंट आर्ट्स, हमारा नेचर जो है, क्योंकि मेरे मेकअप में काफ़ी सारी चीज़ें नेचर से रिलेटेड होती हैं, तो मैं उस ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट को अपने मेकअप में लेकर आती हूँ। मॉडर्न फैशन इंस्पिरेशन मेरी मम्मा है, बिकॉज उन्होंने मुझे हमेशा बोला है जो भी चीज़ करो उसमें मॉडेस्टी होनी Wow, चाहिए। wow. एंड मैं वही लिमिटेशंस एंड बाउंड्रीज वाली बात आ Exactly. गई ना, कि आपको पेरेंट्स भी फिर उस राह पर चलने की इजाज़त देना शुरू कर देते हैं जब उन्हें इस बात का कॉन्फिडेंस आता है कि मेरी बच्ची जो है हमारा ट्रस्ट कभी भी नहीं तोड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल, और आपकी वैल्यूज़ आपके साथ चल रही ऐसे ही होती हैं। और आई थिंक मैं ये लोगों को बताना चाहती हूँ कि यू कैन लुक फैशनेबल एंड यू कैन लुक कूल मॉडेस्टी के Yes, साथ yes, भी। yes. तो आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है। दैट्स अमेजिंग। ज़ीशान, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी और आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि ये जो भी एक थॉट प्रोसेस होता है या ये भी जो क्रिएशन होती है, जो आइडियाज़ होते हैं, ये गॉड गिफ्टेड होते हैं या ये एक एक्वायर्ड स्किल है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम जब भी प्रोसेस की बात करते हैं तो बताया कि ठीक है आप उसको नोट डाउन करें, शूट करें एंड देन ये वाले सारे काम करें, लेकिन बच्चे यानी हमारी जो यूथ है वो इस पॉइंट पर रुकती है कि हम लिखें कैसे, हमारे पास आइडियाज़ ही नहीं आ रहे। मतलब क्या फिर, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल फॉर मी, मेरे पास आइडियाज़ कैसे आते हैं? सॉलिट्यूड चाहिए होता है मुझे, ठीक है, उसके बाद रिसर्च चाहिए होती है, मैं फिर एक दिमाग चाहिए होता है, सोसाइटल इशूज़ हैं या फिर कुछ है जो चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है, फिर मैं उसको महसूस करती हूँ और फिर लिखने की कोशिश करती हूँ। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये बस अल्लाह मियां की तरफ से नुज़ूल होता है जैसे शायरों को होता है, या फिर ये एक्वायर किया जा सकता है? देखिए, इसके लिए मेरा ये ख्याल है कि किस लेवल पे आप आइडिया बनाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर म्यूज़िक की बात करूं तो उसके लिए ज़रूरी है कि मेरे जहन में पहले क्या फीड ऐसा हुआ है कि मुझे किस लेवल का आइडिया आएगा। बिल्कुल। मेरे जहन में वही आएगा जो पहले मेरे जहन में भरा हुआ है, तो वो मैंने क्या भरा है, क्या देखा है, क्या सुना नेगेटिविटी है। एंड पॉजिटिव, यस एब्सोल्युटली। सो जैसे मैंने बताया कि बचपन से मेरा मजाक उठता रहा इस बात पे कि देखो ज़रा एज देखो इसकी और सुन किनको रहा है। जैसे अभी आपने कहा कि बड़े गुलाम अली खान साहब, मैं बहुत छोटा था जब मैं इंट्रोड्यूस हो चुका था इनके साथ। उस्ताद सलामत अली खान शाम 84 घराने से, कि आप डिजिटली उनको मेजर नहीं कर सकते कि उनकी जो स्किल लेवल था, कि मुर्की जैसे आप कह रहे थे, तो वो गले, इंसानी गले से वो चीज़ मुमकिन नहीं है जो वो कर रहे होते हैं। तो मैं इन लोगों को सुन रहा होता था। वो सारी चीज़ें सुनने के बाद, वो क्लासिकल और सीरियस कंटेंट सुनने के बाद मैं पैदा हुआ हूँ 91 में, और अभी के दौर में मैं अभी 2020 में यहाँ पे हूँ। तो मुझे वो सारा कुछ मवाद जो मेरे जहन में है, अब मुझे अपनी आर्ट के थ्रू इस दुनिया के लिए करना है, जो वो 40-50 साल 60 साल पहले करके गए थे। तो आइडिया बनेगा कि मैं कैसे उसको मॉडिफाई करूँ, उसमें अपना कौन सा एलिमेंट डालूँ, उसको कितना कम या ज़्यादा करूँ, तो क्या चीज़ बनेगी। तो जैसे अभी मूरो ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि पहले कोई पोइट्री सामने आए और फिर उसकी धुन बने। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का कोई गाना सुनते हुए आपका अपना एक गाना बन जाता है, एग्जैक्टली, और जो बिल्कुल उससे अलग होता है, बिल्कुल अलग आइडिया होता है। अगर किसी ने किसी इशू पे बनाया है तो आपको किसी और इशू पे गाना उतर जाता है जहन में। कभी कभी ऐसा होता है कि आप प्रॉपर किसी की शायरी सामने आती है, आप शायरी पढ़ रहे होते हो और आपके जहन में कुछ धुन बजना शुरू हो जाती है, या आपका दिल करता है कि मैं इसको बनाऊं, अगर धुन बजी नहीं है तो आप उसको लेके बैठ जाते हो। मेरा ये तरीका है कि अगर मुझे कोई शायरी अच्छी लग जाए मैं उसे लेके बैठ जाता हूँ। बेशक। और फिर उसके टेक्निकली कि अगर उदास बात हो रही है तो उसके लिए कुछ उदास राग हैं, उनका इस्तेमाल करना। अगर खुशी की बात हो रही है तो खुशी, वहाँ पे फिर आपकी नॉलेज आ जाती है। हाँ,
तो वही चीज़ें जो मेरे अंदर पहले फीड हो Induce चुकी हुई हैं। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद मेरा ख्याल है मुझे बड़ा मज़ा आता है ये करने में। मेरे लिए ये मुश्किल प्रोसेस नहीं है। बेशक। मैं एक दिन में कई गाने भी बना सकता हूँ, चाह के भी, ना चाह के भी। ये कभी कभी खुद ब खुद कई कॉम्पोजिशंस एक ही दिन में हो जाती हैं। मैं नहीं चाह रहा होता, और कभी चाह के भी बनाई भी हैं। पैशन कीप्स यू गोइंग। ऑन दिस पॉइंट जो यंगस्टर्स हमें यूजुअली ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि नहीं यार वो बंदा अगर ये काम कर रहा है तो वो तो गॉड गिफ्टेड है, और फिर वो उसको अल्लाह मियां ने ये सलाहियत दी है तभी वो अच्छा गा रहा है, हमारे पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं हैं या फिर हमारे पास शायद उतना अच्छा दिमाग नहीं है। तो उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें ठीक है बज़ाहिर गॉड गिफ्टेड होती हैं, लेकिन हम उन्हें एक्वायर कर सकते हैं अपने माइंड सेट डेवलपमेंट के साथ, अपने इंटरेस्ट के साथ, अपने पैशन के साथ। मूरो, व्हाट वुड यू से अबाउट इट? डू यू थिंक ये स्किल एक्वायर किया जा सकता है, या जो भी चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे कंटेंट क्रिएशन हो? यकीनन कुछ तो ऐसी सलाहियतें हैं जो अल्लाह मियां ही देते हैं आपको, और वो आपका कोई इख्तियार नहीं होता बिल्कुल, उसके ऊपर। और आमद भी कई दफ़ा जब आती है तो ऐसे लगता है कि आपका कोई हाथ नहीं था, ऐसे ही। आपके ज़रिए बस कोई बात निकल गई। तो ये तो ऐसा तो होता ही है, मगर सीखी भी जा सकती हैं। और आपको नॉलेज के थ्रू, अब मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेरी कमी है कि मुझे कॉर्ड्स वगैरह और ये सापा सारे गामा नहीं पता। तो मेरे जो म्यूज़िकल एक्सप्रेशन होती है, मैं बहुत बीच में टेक्निकली ना मसाइल में फंस जाता हूँ, क्योंकि मुझे वो जो हल जल्दी से निकल आता है। अगर मुझे पता होता है कि मेजर 7th कॉर्ड बजानी है यहाँ पे, ये मैं ढूंढ रहा हूँ, वो मैं ढूंढने में बैठ जाता हूँ। तो मुझे वो कमी महसूस होती है नॉलेज की कि वो हल नहीं निकल रहा, मैं ज़हूर पजीर नहीं हो पा रहा मेरा जज्बात का जो इजहार है मेरे गाने के अंदर, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है। तो वो दो चीज़ों का बैलेंस चलेगा आपका थ्रू आउट। नॉलेज भी आपको चाहिए, आपको इंस्पिरेशन भी चाहिए, और सलाहियत जो आपके इख्तियार में नहीं है। इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल ऑफ इट। बट सलाहियतों का इस्तेमाल शायद हमारे इख्तियार में है कि हम किस तरह से उसको निखार पैदा किया जा सकता है। और निखार पैदा इंस्पिरेशन से ही किया जा सकता है, टाइम लगाकर, जिसे कहते हैं ना बस जुस्तजू और फोकस के साथ कि आप वो चीज़ किस कदर चाहते हैं। हुनैना, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपको क्या लगता है कि 5 साल बाद हुनैना रसूल कहाँ होंगी? तो मुझे खुद भी नहीं पता, बिकॉज़ मैं बहुत सारी नई नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करती हूँ, और हर साल मुझे लगता है कि मैं किसी नई चीज़ पर चली जाती हूँ। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड माई छोटी सी ऑनलाइन शॉप, जब यहाँ कोई भी ऑनलाइन बिजनेस का कुछ भी नहीं था। उसके बाद मैंने उसको ऑनलाइन ब्रांड में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद उसको फेस देने के लिए मैं इन्फ्लुएंसर बन गई। उसके बाद मैंने अपने आप को इम्प्रूव करके मेकअप आर्टिस्ट, सेल्फ टॉट मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे मैं आई। फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि हाँ मेरे हिजाब से लोग इंस्पायर हो रहे हैं, तो व्हाई नॉट मॉडर्न फैशन। उसके बाद फिर मैंने यूट्यूबिंग की। तो मैं बहुत अनप्रेडिक्टेबल कहती हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं हर दफ़ा कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करती हूँ, और एक जगह रहने से मुझे बहुत कोफ्त आती है। तो लेकिन इसका एक बहुत बड़ा वो है कि मेरे अंदर फिर कंसिस्टेंसी ख़त्म हो रही है, जो मैं नहीं चाहती। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ जो चीज़ मैं करती आ रही हूँ उसको भी साथ लेके चलूँ, एक जॉनरा रखूँ। जी। और लेकिन मम्मा मेरे बाबा कहते हैं कि तुम क्या क्या चीज़ों को बैलेंस आउट करोगी, अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। हाउ डू यू डू दैट? यू आर डूइंग इट अमेजिंगली। बैलेंस तो चल रहा है, हो जाता है जब आप वो चीज़ कर रहे होते हो ना जो आपको खुशी दे रही है, वो चीज़ कर रहे होते हो जो आपको सेटिस्फाई कर रही है, तो रास्ते बनते जाते हैं। कर लेते हो वो चीज़ जो आपको एक होता है सेटिस्फैक्शन। लोग कहते हैं पैसे से आता है, पैसे से नहीं आता। वो एक रियल हैप्पीनेस किसी और चीज़ से आती है। वो अचीवमेंट जो आप सोच रहे होते हो कि मैंने ये दिमाग में आप बना के रखते हो कि यार ये चीज़ होनी है। जैसे कोई, मैं आपको आर्ट बता देती हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ। मैंने एक दिमाग में सोचा हुआ कि मैंने ये आर्ट क्रिएट करना है अपने फेस पे, और वो उसी तरह से निकल के आ जाता है। यू आर नॉट अर्निंग थ्रू इट, बट एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन है। यू एक्सप्रेस्ड योरसेल्फ। एग्जैक्टली। तो वो जब आप कर रहे होते हो तो हर चीज़ बैलेंस आउट हो जाती है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो बिजनेस हो। चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर लूँ, उस हिसाब से करूँ। यानी कि ये बातें आप उस शख्स के मुंह से सुन रहे हैं जो यूट्यूबर्स भी हैं और इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, और हमारे दरमियान एक कॉमन सा परसेप्शन आ गया कि यार यूट्यूबर है तो इफ़ ही और शी इज़ मेकिंग वीडियोस तो इसको कमाना ही है, या फिर इसने कुछ ज़्यादा अर्न करना है, बिकॉज यूट्यूब इज़ अ प्लेटफॉर्म जो कि आपको जो है वो पैसे भी मुहैया करा होता है। लेकिन जैसे कि आज आपने इन कंटेंट क्रिएटर्स के मुँह से ख़ुद सुना कि पहले जो मकसद होता है वो एक्सप्रेशन होता है, वो अपने आप को सेटिस्फाई करना होता है अपने पैशन से रिलेटेड, और पैसे आना या पैसे ना आना फिर वो सेकेंडरी हो जाता है। चंद, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? डू यू रियली थिंक कि आप जो भी डिलीवर करते हैं लोगों को, वो
आपके लिए डिलीवर करने की हद तक इम्पॉर्टेंट होता है या फिर एक उसकी मोनेटाइजेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है? मेरा ख्याल है दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप खुद सेटिस्फाई होने चाहिए। ऐसे है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे 2 ऑप्शंस मिले हैं ऐसी कि ये 2 गाने हैं, एक ऐसा हो कि जो मैं नहीं करना चाहता, पैसे मिलेंगे, और दूसरा ऐसा हो जो मैं करना चाहता हूँ, पैसे नहीं मिलेंगे, तो मैं वो दोनों करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है। क्योंकि दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आप इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते कि पैसे चाहिए होते हैं। हाँ, उसकी वजह से आपकी सेटिस्फेक्शन कम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, स्टार्ट आपका नहीं। मैं दोनों चीज़ें बैलेंस कर रहा हूँ। वो कुछ था जो मैंने पैसों के लिए किया, लेकिन अपने लिए भी किया। इनिशिएट जो किसी भी काम को शुरू करने की जो नियत हो, हाँ, वो आपकी आपके पैशन से एसोसिएटेड होनी बाकी चाहिए। क्राइटेरिया ये होता है कि जो मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ, क्या वो किसी मयार से गिरा हुआ तो नहीं हाँ, है। बिल्कुल, वो तो ऑब्वियसली आप चेक करते हो, लेकिन मैं दोनों तरह की चीज़ें कर रहा होता हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पैसे से बेशक हैप्पीनेस नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन खाना खरीदा जा सकता है, भूख मिट सकती है, जो कि एक हकीकत है। ऐसे है। पेट खाली के साथ आप जिंदा नहीं रह सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल। हम इस अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे कि यूथ के पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिल वक्त मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years? मुझे लगता है मैं लाहौर में होऊंगा और अपना एक स्टूडियो होगा मेरा, Wow. जिसमें मैं वो म्यूज़िक बना सकूंगा जो मैं अभी तक नहीं बना सका। वाओ, दैट्स ग्रेट। हाँ, We wish तो मैं you शायद good ध्यान luck. देता We हूँ। wish you best of luck. Thank you. I hope कि हम 5 सालों बाद जो है आपको एक इससे भी ज़्यादा बेहतरीन मकाम पर देखें, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुनफरिद और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तैमूर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, where do you see yourself after 5 years? बिल्कुल यहीं पे जी। बिल्कुल यहीं पे। You're मैं very बहुत खुश हूँ। satisfied. क्या बात जो है, मैं क्या- काम कर रहा हूँ मैं वही करना You're चाहता हूँ। already top notch. You do not want to come out of it. एज इन मैं वो ग्रोथ तो उम्मीद है नंबर्स में होती रहेगी, वो तो बंदा चाहता ही है, लेकिन Absolutely. मैं काम यही करना चाहता हूँ। मैं वीडियो बनाना बेहतरीन। चाहता हूँ, गाने गाना चाहता हूँ, वही करता रहूँगा। ये satisfaction कॉमेडी चाहिए करना ज़िंदगी चाहता हूँ, तो वो उसमें उम्मीद है निखार आता रहेगा वक्त के साथ साथ, और तो कुछ खास नहीं चाहिए। ये सेटिस्फेक्शन अगर हमारे यंगस्टर्स में आ जाए कि आप जो काम करें, वो कहते हैं ना कि जो आपका प्रोफेशन है वो आपका इश्क बन जाए, या फिर जो आप पसंद करते हैं वो आपका प्रोफेशन बन जाए, तो ज़िंदगी बड़ी स्मूथ हो जाती है। तैमूर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं कि इस पॉइंट पर, इंटरनेशनल यूथ डे के मौके पर, आपकी फील्ड से रिलेटेड, वेदर यूर अ कमेडियन, वेदर यूर अ फिल्म मेकर, या फिर जो भी आप काम करते हैं, वो उससे जो आपने सीखा है, यूथ उससे क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकती है, यानी उनके पास क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, आपने किस तरह से क्रिएट किया, आपने उस से क्या फ़ायदे हासिल किए, और अब यूथ को भी ऐसा करना चाहिए? मेरे ख्याल से यूथ खुद मेरे से ज़्यादा अवेयर है कि कौन कौन से नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है प्लेटफॉर्म्स टिकटॉक वगैरह सब रोज़ नए कोई प्लेटफॉर्म आ जाते हैं। तो जो भी नया प्लेटफॉर्म है मैं खुद भी ट्राई करता रहता हूँ। आपको जो सूट करे आपकी सलाहियतों के हिसाब से आप उसको इस्तेमाल करें, अपने पैगाम आगे अपनी ऑडियंस को पहुँचाना है। आपके पास अगर पैगाम है, दिल में कुछ कहने के लिए है, ये पहली चीज़ है। ये अगर आपके पास है तो फिर आगे आप सारे प्लेटफॉर्म्स जो भी हैं किसी को भी इस्तेमाल करें। बट व्हाट अबाउट द स्कोप? फॉर एग्जाम्पल, एक कमेडियन का क्या स्कोप है पाकिस्तान में रहते हुए, एक फिल्म मेकर का क्या स्कोप है, एक आप म्यूजिशियन भी हैं, तो उसका क्या स्कोप है? उस हवाले से जो यंगस्टर्स हैं वो किस राह पर चलें? यानी मेरे ख्याल से यंगस्टर को अपने अंदर झांक के पहले देखना होगा कि उनकी अपनी सलाहियतें क्या है, क्या कमज़ोरियाँ हैं, क्या मजबूतियाँ हैं, उसके हिसाब से अपने आप को पहले वो समझ लें कि वो खुद क्या है। सेल्फ Reflection is रियलाइजेशन important, yes. के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन भी तो चाहिए होगी। Yes, yes, yes. सेल्फ रिफ्लेक्शन कर लें, समझ लिए क्या है, अब उसके आगे जो भी आपके पास अब क्योंकि बात ही कि अब मैं लेट से 50 साल बाद ये टिकटॉक, यूट्यूब सब खत्म हो जाएगा, कुछ और नया होगा, उसका नाम पता नहीं क्या होगा, हो सकता है वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में हो। तो नसीहत ऐसी देनी चाहिए जो 50 साल बाद भी चल सके। Executionable, तो of आप course. देख लें जो भी नया प्लेटफॉर्म है, अपने अंदर देख लें आपकी क्या सलाहियतें हैं, आपके पास कुछ कहने के लिए है कि नहीं, और ये चीज़ पहले मत रखें कि आपने मशहूर होना है, वो पहले रखें कि आप कहना क्या चाहते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल फिर उसके आई थिंक आगे अच्छे रिजल्ट। बिल्कुल एब्सोल्युटली। मैं ये वाली बात से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ तैमूर की, कि ये अपने काम से कभी भी बोर नहीं होते। एज ही सेड हिमसेल्फ के बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग, और उसकी रीज़न ये है कि जब ये थकते नहीं हैं, और ये थकते इसलिए नहीं है क्योंकि जब ये एक म्यूज़िक बनाने से थकते हैं तो ये फिल्म मेकर बन जाते हैं, और जब ये फिल्म मेकर बनने से थकते हैं तो ये कमेडियन हो जाते हैं, और जब ये कमेडियन से थकते हैं तो ये एक नया एंटरटेनर जो होते हैं वो बन जाते हैं। आई थिंक आपको अपनी पर्सनालिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी जो हैं वो ओपन रखने चाहिए कि अगर मैं ये नहीं कर सकता तो मैं ये कर सकता हूँ ना। व्हाट डू यू थिंक इन योर फील्ड, व्हाट आर दी
career opportunities for youth? आई थिंक बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मैं एक एग्जांपल दूंगी कि जब आप कहीं शॉप लेने जाते हो तो आपको उसका रेंट देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, इतनी सारी रिनोवेशन की चीज़ें होती हैं। लेकिन ये प्लेटफॉर्म्स ना आपसे रेंट ले रहे हैं, ना इलेक्ट्रिसिटी बिल ले रहे हैं, ना आपको कोई रिनोवेशन दे रहा है। एक रूम है, समझे, बहुत सारे रूम्स हैं, हर किसी डिफरेंट आईडीज़ हैं। नाउ इट्स यू who can make most out of it, right? तो कोई किसी ने कोई शॉप खोली हुई है, किसी ने, आप सोच लें मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, कोई कुछ भी कर सकता है, यू कैन डू एनीथिंग। अब आप बैठ के हेट भी फैला सकते हो उस पर, तो इट्स यू हु कैन डू। अच्छा, हेट कमेंट्स को फिर कैसे टैकल करते, हेट और नेगेटिविटीज? आई थिंक पहले तो मैं थोड़ा शट अप कॉल देती थी, लेकिन आई थिंक इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। मैं बस इग्नोर करती हूँ, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। मैं इससे भी सीखती हूँ। मैं ये नहीं कि इग्नोर करके, उनकी बातें ज़रूर सुनती हूँ, मैं सारी चीज़ों को नोट कर रही होती हूँ कि हो क्या रहा है, व्हाट पीपल वांट टू चेंज इन मी, लेकिन उससे डीमोटिवेट नहीं होती। एब्सोल्युटली, एज हुनैना सेड ना कि जो भी इनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये उनकी आंखों में आंखें डालकर कहती हैं कि मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वाले, मैं तेरी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हूँ। जो बात है। ज़ीशान, व्हाट डू यू थिंक म्यूज़िक में? देखिए, पहले काफ़ी मुश्किल था, यानी जिन लोगों से मैं इंस्पायर हूँ वो बहुत मुश्किल दौर से गुजरे हैं। कि मेहदी साहब जब हिट हुए हैं उस वक्त उनकी एज 40 के करीब थी। तो रीज़न क्या थी? ज़राए जो थे जिसके ज़रिए आप लोगों तक अपना काम पहुंचा सकते हैं वो बड़े कम थे। रेडियो पाकिस्तान था, पीटीवी था, या फिर ऐसे लाइव था, और कोई सीन नहीं था ऐसा। और वाइनल और ये चीज़ें बनाना इतना एक्सपेंसिव था कि वो कोई इंडिविजुअल आर्टिस्ट अपनी बना नहीं पाता था। अब मेरा ख्याल है कि बहुत आसान है। अब आपको जो वाहिद चीज़ करनी है वो है मेहनत। किस चीज़ पे? अपनी उस स्किल को या अपने उस आर्ट को बेहतर, इतना बेहतर बनाने की कि आप देखें ऑप्शंस कितनी हैं। कि अगर आप सोशल मीडिया खोलते हैं तो एक दिन में हज़ारों वीडियोस अपलोड हो रही हैं, उनमें से मुनफरिद नज़र आने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सही है, उन सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे कंटेंट चढ़ा रहे हैं। तो जब आप वो मेहनत करेंगे और उस दरिया के अंदर अपना भी एक जो है वो फेंकेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली अलग नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब इतना आसान हो गया, अब आपको रेडियो पाकिस्तान के दरवाजे के आगे खड़े नहीं रहना किसी को कहने के लिए कि मुझे चांस दो। अब आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। अब बड़े से बड़ा आर्टिस्ट भी सोशल मीडिया पर ही है, और जो बनना चाहता है बड़े से बड़ा वो भी वहीं पे है। यानी सोशल मीडिया इज अ बिग पावर, दैट्स व्हाई आपको हम आज लाइव जो है वो सोशल मीडिया से कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा तैमूर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपको क्या लगता है आपकी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? मेरी ज़िंदगी में भरी हुई रिग्रेट्स हैं जी। मतलब कि मैं पिछले रिश्ते देखता हूँ कुछ, और मुझे लगता है कि मुझे शायद बिहेवियर अपना चेंज करना चाहिए था। मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी पढ़ाई के वक्त देखता हूँ और टीचरों के साथ मैंने क्या सलूक किया तो मुझे रिग्रेट होती है। वालिदैन के साथ मैंने कितने उनको मुश्किल वक्त काटने पड़े मेरी अपने मसाइल की वजह से। तो आई थिंक रिग्रेट्स तो जिस इंसान में नहीं होती वो फिर शायद ना पर करियर रिलेटेड कोई रिग्रेट है कि काश? करियर से रिलेटेड एज सच कोई रिग्रेट नहीं, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ, मतलब कि मुझे लगता है कि मैं काम को बेहतर कर सकता था। मैं पिछले काम को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार ये शायद बेहतर हो जाना चाहिए, वो कभी रुकेगा नहीं। लेकिन मुझे ये रिग्रेट नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं अगर तब फिर से करूँगा ना फिर भी कोई गलती हो जाएगी, वो तो होनी तो उस तरह की रिग्रेट नहीं है कि मैंने वो ये कहनी नहीं चाहिए थी बात। बस रिग्रेट यही है कि ना होगी रिग्रेट तो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगी। तो ये पहचान है कि रिग्रेट्स होनी ज़रूरी है। जो आपकी काम में हम जो एक मुनफरिद अंदाज देखते हैं, कितना फ़ाइन आपका काम है, वो हम आजकल देख रहे हैं मूरों के ख़यालात की कंसेप्ट जो आप वीडियोस बना रहे हैं, दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड टोटली एंड टोटली। जैसे हम यूजुअली आजकल मैं यंगस्टर्स में सुन रही हूँ कि नेटफ्लिक्स जैसा कंटेंट जो है वो यूट्यूब पर जो है आपको फराहम किया जा रहा है। वो तैमूर सलाहुद्दीन के जहन और तैमूर सलाहुद्दीन की पर्सनैलिटी से निकलने वाले ख़यालात हैं, और वो इतने थॉट प्रोवोकिंग है कि अगर आप उनको देखें तो आप गुम हो जाते हैं। आपका दिल नहीं करता कि आप 1 मिनट बाद वो वीडियो बंद कर दें, बल्कि आप दूसरे मिनट, और दूसरे मिनट से तीसरे मिनट, तीसरे मिनट से चौथे मिनट, चौथे मिनट से 16वें मिनट, और 16वें मिनट से 40वें मिनट तक भी पहुंच जाते हैं, और आपका जो तजस्सुस है, आपकी जो दिलचस्पी है वो बरकरार रहती है। मूरा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हाउ
and why? The reason behind this concept, and one more thing that I read about you कि आप इसको जो है वो मोनेटाइज नहीं करना चाह रहे, बल्कि अपना एक आपने मर्चेंडाइज भी जो है वो लोगों के सामने पेश किया है। ज़रूर हमें उसके हवाले से बताएं। जी, ख्यालात सीरीज़ मेरे ख्याल से जब ये कोरोना की वबा आई थी तो उसकी वजह से मैं घर में बंद हो गया था, तो फिर मैंने कहा अब मैं क्या कर सकता हूँ। उससे पहले वो सफ़रनामे बनाना था, सफ़र तो बंद हो गया सारा, ऐसे है। तो फिर किताबें खोल ली। जब किताबें खोली तो लिमिटेशंस के साथ, जिस तरह हमने पहले भी बात की थी, लिमिटेशंस के साथ काम करने की आदत है यूट्यूबर्स को पर्टिकुलरली ये होती है, क्योंकि उन्हें निकालना ही होता है कंटेंट, आपको भी पता ही होगा। तो कंटेंट निकालने के लिए जो आपको मिल रहा होता है उस वक्त फराहम होता है, आप उसमें करते हैं। मेरे पास मेरे अपने ख्यालात ही खाली रह गए थे उस वक्त, और वो मेरे ख्यालात भी हैं, वो काफ़ी और दानिश्वर हैं जिनके ख्यालात हैं जो मेरे अंदर आए हैं। कामदी साहब हैं, यासिर कादी हैं, उसके अलावा साइंटिस्ट हैं, रिचर्ड डॉकिंस की मैं बातें सुनता हूँ, स्टीफन फ्रायर हैं, उनकी बातें सुनता हूँ। तो इस तरह के लोगों की मैं बहुत देर से बातें सुन रहा था, तो मैंने कहा अभी वक्त आ गया कि इसको इस्तेमाल किया जाए और ये देखते हैं लोगों को शायद दिलचस्पी है कि नहीं। तो जब रखा तो लोगों को दिलचस्पी थी, तो मैंने कहा, मैं सोचा नहीं था कभी, मैं समझता कि वो एंटरटेनमेंट चाहते हैं, क्योंकि खासी गाढ़ा डेंस मुश्किल सवालात हैं जो लोग शर्माते हैं पूछते हैं। बाज़ौक़ लोग जो है ना वही समझ सकते हैं जिनको है इस चीज़ की। हाँ बिल्कुल, बेसिक तालीम तो थोड़ी सी चाहिए होगी आपको फिजिक्स वगैरह की, कि आप आगे भी कुछ सोचें उससे। बिल्कुल। तो मैंने नहीं सोचा था, लेकिन वो चल रहा है, तो मैं भी अपने ख्यालात बेहतर, मेरे लिए एक मौका आ गया कि मैं अपनी तालीम जो मैंने नहीं हासिल की उसको अब बैठ के खुद ही हासिल कर, और फिर आगे प्रोवाइड इसको डिलीवर भी करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई थिंक योर वे ऑफ डिलीवरी इज़ सो अमेजिंग ना, जिस तरह से आप उसको डिलीवर कर रहे हैं। हर इंसान जो है वो इतना ज़्यादा ग्रिप नहीं रखता अपने कंटेंट में उसको डिलीवर करने में, सो आई वुड गिव दैट क्रेडिट टू यू एब्सोल्युटली। हुनैना, व्हाट डू यू थिंक कि आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेडली करना चाहती हैं आगे जाकर और लोगों को बताना चाहती हैं अपने स्किल्स के हवाले से? एज सच तो नहीं है, बट हाँ मुझे एक मेकअप स्टूडियो खोलना है, एक प्राइवेट सा छोटा सा, और मुझे एक शेल्टर खोलना है स्पेशली एनिमल्स के लिए। तो ये किसी को भी नहीं पता इस बारे में, लेकिन हाँ ये मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है समझें। बट या इसके लिए थोड़ा मुझे मेहनत करनी है और हिम्मत चाहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ लोगों के बारे में तो बहुत सोचा जाता है, जानवरों के बारे में नहीं सोचा जाता, और मुझे लोगों से ज़्यादा जानवरों से खासी लगाव है। तो ये एक प्रोजेक्ट है जो बहुत सारी चीज़ों से हट के ही है, मेरे सारे काम से हट के। बेहतर। अच्छा ना, ज़िंदगी में जो मुश्किलें आती हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ से ओवरवेल्म अगर इंसान हो जाता है तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करती हो? एज सच ओवरवेल्म्ड एंड सिंप्लिसिटी, मतलब कोई मुश्किल आ रही है, परेशान हो, एंजाइटी हो रही है, सो व्हाट हेल्प्स यू एंड हु हेल्प्स यू, और फिर किस तरह से उससे निकल सकती है? मैं जहाँ स्टक होती हूँ बेसिकली मैं वहीं से स्टार्ट करूँगी, वहाँ मैं मेडिटेशन करती हूँ। दैट्स द पॉइंट। और मेडिटेशन से बैठ के आंखें बंद करके एक ही तरह से नहीं हो सकती। जैसे इन्होंने कहा था इनको एक मेंटल फेज से निकलने के लिए वो गाना गाते थे। Exactly. तो हर किसी के लिए डिफरेंट होती है। मैंने मेंटल हेल्थ के बारे में बताया था, उसके ऊपर मैंने बहुत वर्क किया, फिर अपने ऊपर काम किया, अपनी जो डिप्रेशन एंजाइटी थी सबसे पहले उसको ख़त्म किया, और मेडिटेशन मेरे साथ हर वक्त रही है। मुझे काम डाउन कर देती है। इवन जितनी सारी चीज़ें होती हैं ना आपकी डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, तो मैं हमेशा मेडिटेट करती हूँ। That's great, that's great. ज़ीशान, what do you think? How do you come out of your complexities? मैंने ऐसी कुछ पर्सनैलिटीज़, ऐसी कुछ शख्सियात रखी हुई हैं जो मैंने मयार रखा हुआ है अपने जहन पे कि अगर उनके साथ ये पेश आता तो वो क्या जिसकी बात आपने रिग्रेट भी बताना है अपना। जी। तो मैंने वो कुछ ऐसे शख्सियतें हैं जो मैंने रखी हुई हैं, जो मैंने मयार रखा हुआ है कि अगर वो ऐसी किसी सिचुएशन में होते तो वो क्या रिएक्ट करते हैं। क्या बात है। तो मैं भी वो करने की कोशिश करता हूँ, तो उससे मसला हल हो जाता है। बेहतरीन। और रिग्रेट कोई आपकी ज़िंदगी का? रिग्रेट मुझे ये है कि मैंने वेस्टर्न म्यूज़िक सुनना 3 साल पहले शुरू किया है, तो मुझे ये रिग्रेट है कि मुझे ये भी शुरू से सुनना चाहिए था। Exactly, वो भी एक वास्ट एक अलग पूरी दुनिया मेरे ऊपर खुली है 3 साल पहले जब मैं कराची शिफ्ट हुआ हूँ। लाहौर में ऐसा माहौल नहीं है। लाहौर में और तरह का सारा कल्चर है और वो सारी चीज़ें। मैं क्लासिकल म्यूज़िक सीख रहा हूँ बहुत टाइम से, और वहाँ का सारा कुछ अपने तरीके से चलता है। जब मैं यहाँ आया तो मेरी दोस्तियाँ कुछ लोगों से हुई, तो पहली चीज़ जो मैंने सुनी अंग्रेज़ी म्यूज़िक की,
मैं माजरत चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये मेरी बात जहर लगेगी कि इतनी लेट इतने बड़े बंदे को मैं सुन रहा हूँ। मैंने फ्रैंक सिनाट्रा को ओह मैंने सुना पहली दफ़ा, तो मैंने कहा यार ये कौन है भाई, क्या सीन है। और ये मेरे एक म्यूजिशियन दोस्त ने मुझे सुनवाया, तो उसने मुझे कहा यार ये तुम्हें नहीं पता इनका। मैंने कहा नहीं। तो वो बाकायदा थोड़ी देर मुझे देखता रहा। जज किया है बकायदा। अच्छा। सो मुझे ये रिग्रेट है कि मैंने काफ़ी लेट, इतने बड़े लोग मौजूद हैं इसमें जिनका एक पूरी अलग दुनिया है जो मैंने मिस कर दी, उम्र का एक इतना लंबा हिस्सा। चले नाउ दैट यू आर अप टू इट, हाँ, तो अब मैं लगा हुआ हूँ उसमें। गेट ऑन टू इट। तैमूर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके जो स्किल्स हैं और जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो एज आई सेड के वर्ल्ड क्लास है। एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट, बट आई एम सेइंग इट क्योंकि ये लोगों की तरफ से जो रिस्पॉन्सेज आते हैं। और ये जो सवाल मैं आपसे करने वाली हूँ, ये सवाल आपके एक फ़ैन ने मुझसे किया है, और वो ये सवाल है कि व्हाई डू यू प्रेफर टू स्टे इन पाकिस्तान जबकि आपका जो लाइक टैलेंट है वो काफ़ी ईजिली पाकिस्तान से बाहर रिकग्नाइज हो सकता है। मैं जब बाहर पढ़ रहा था, फिल्म की डिग्री कर रहा था, तो मेरे पास ऑप्शन थी उधर ही रह के काम करने की। यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के साथ ही मेरा स्कूल था फिल्म मेकिंग की, तो उन्होंने यूनिवर्सल स्टूडियो में ही आपकी पहले इंटर्नशिप, फिर नौकरी, फिर वहाँ से आप लैडर Dream क्लाइंब कर job. सकते हैं। लेकिन मैंने वहाँ पे नोट किया कि मेरी जो नैरेटिव है ना, जो बातें मैं सोचता हूँ और जिन कैरेक्टर्स को मैं डिपिक्ट करना चाहता हूँ, जो मेरे दिमाग में आते हैं, वो इसी मिट्टी से निकले हुए लोग हैं। बेशक। तो मैंने वहाँ पे स्क्रिप्ट्स भी जब लिखी और अपने टीचर को सबमिट की, तो वो बादशाह मस्जिद के बाहर कोई बंदे के बारे में लिखी हुई। उन्होंने कहा इसको किस तरह शूट करेंगे भाई, यहाँ पे हम बादशाह मस्जिद तो नहीं यहाँ पे बना सकते। तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरा जो बोलने का अंदाज है और जो मेरी बातें हैं, ऑडियंस है, वो है ही खाली पाकिस्तानियों के लिए। क्या बात है। या So you're इंडियंस भी समझ ले, patriotic क्योंकि as हमारा well. कुछ हद तक तहजीब उनसे मिलती ऐसे जुलती है। है। कहानियाँ यहाँ की। So do you think, हाँ, how क्या much strong? do you consider कि आप patriotic हैं? वो क्योंकि पेट्रियाटिक के साथ कुछ हद तक ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो मैं नहीं हूँ। Okay. कि मैं पागलों की तरह हर बात पे पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कह रहा होता। हाँ, you're logically patriotic. हाँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बेहतरी हो, ब्रेन ड्रेन कम हो, और जो लोग सलाहियतें रखते हैं वो बाहर भागने की जगह यहाँ पे करें। और एक उनको रियलाइजेशन ये भी हो कि उनकी वैल्यू पैसों में शायद यहाँ पे ज़्यादा ना हो, लेकिन दूसरे हवालों से उनकी वैल्यू इधर ही ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे उनका जो वो काम करेंगे उसका ज़्यादा लोगों को असर होगा। अब मेरे जैसा बंदा है, अंग्रेज़ी में बात कर सकता हूँ, मैं जाके अंग्रेज़ी में वहाँ पे कंटेंट बना लेता, लेकिन वो बातें हो रही हैं वहाँ पे, साइंस की सब जानते हैं वो, ये ख्यालात वो वैसे ही पूछते हैं। यहाँ पे हमें लोगों की ज़रूरत है, आपकी टैलेंट की पाकिस्तान में ज़रूरत है, तो यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करें, यहाँ पर आकर बोलें। लोग आपसे मोहब्बत करना जानते हैं और आपको सुनना जानते हैं, आपको इज़्ज़त देना जानते हैं। तैमूर, इसी पॉइंट पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी और सब के पास भी आऊँगी कि एक किसी भी फ़ैन के हवाले से, what was the weirdest thing that a fan has ever done to you और what was the best thing that a fan has ever done to you? weirdest ये थी कि मैं एक दफ़ा एक गिव अवे कर रहा था फ़ोन, और मैंने दे दिया फ़ोन, और वो फ़ैन जो है वो फिर मेरा पीछा करना शुरू हो गया गाड़ी पे। हमने एक जगह पे मुकर्रर किया था कि इधर सी व्यू के फलानी जगह पे आ जाना, मैं फ़ोन दूंगा, जिसने पकड़ लिया वो जो पहले पहुंच गया वो ले ले। तो पहले पहुंच गया, मैंने फ़ोन दे दिया, अब वो पीछा कर रहा है मेरी गाड़ी का। अब हम घुमाते रहे गाड़ी, मैं और ईसान काफ़ी देर तक गाड़ी घुमाते रहे। फिर हम जब घर पहुंचे तो पता चला उसने घर देख लिया। अब वो घर आके घंटी बजा देता है, कभी कुत्ते से बातें कर रहा होता है मेरी, कभी वो खड़ा होता है वहाँ पे कई दफ़ा। तो वो एक अजीब सा एक्सपीरियंस था। और बेस्ट एक्सपीरियंस क्या था? बेस्ट एक्सपीरियंस ये था, एक लड़का बस उसने दरवाज़ा खोला, अंदर आके बैठ गया। तो कुछ देर के लिए मैं चौंक गया, गाड़ी के अंदर ही आके बैठ गया। कुछ देर के लिए मैं चौंक गया। वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, अली ज़हर है उसका नाम। वो गाड़ी के अंदर आके बैठ गया, और वो खुद भी बड़ा अच्छा कंटेंट क्रिएटर है, और दोस्ती होगी इस तरह। तो अब वो मैं उसको देखता हूँ तो मुझे एक बड़ी फॉन्ड सी अफेक्शन महसूस होती है, एज अपोज टू अगर मैं पहले देख रहा तो मैं चौंक गया था कि यार ये खतरनाक काम है, बंदूक निकाल ली, कुछ हो गया। तो वो एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। That's amazing. That's amazing. Nana, weirdest thing done by a fan and the best thing done by a fan. अब मेरा कोई इतना ज़्यादा फ़ैन से इंटरेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ इस तरह से ना। कोई करना हो चाहिए। हाँ, काप कर लेती हूँ जब मैं। खैर मेरे साथ यही एक फ़ैन थी, वो आई, उसने वो आई डोंट नो फ़ैन थी या नहीं थी, उसने बहुत ब्लंटली मुझे बोला इधर आओ, मुझे तुम्हारे साथ पिक्चर लेनी है। इधर आओ। हाँ, इधर आओ। तो मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। मैंने अपना फ़ोन निकाला, मैंने उसको पिक्चर दी, उसने मुझे बोला ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर देना। मैंने कहा ठीक है, और वो चली Like a boss. और फिर मैंने उसको व्हाट्सएप नहीं किया, बिकॉज मैं डर गई थी, लिटरली मैं डर गई थी। ऐसे लोगों से इंसान डर जाता है। मतलब एक तो आपने पिक्चर खिंचवाई है, वो भी जो है आप
मुझसे ही चाह रहे हो। हाँ, और आप जब वो कभी ऐसा हुआ नहीं है ना, क्योंकि जब कोई भी आता है बहुत हम्बली मिलता है। That's actually fair. और जो बेस्ट एक्सपीरियंस था वो इसी तरह से हुआ था कि मैं मॉल में थी और एक लड़की आई, शी स्टार्टेड क्राइंग, और मैं कंफ्यूज हो गई कि मैं क्या करूँ। अब फिर उसने मुझे हक किया, और वो हक करके बस वो 5 मिनट उसने मुझे हक करके रखा ना, मैं भी कंफ्यूज हो गई मैं अब क्या करूँ, उस बेचारी को कैसे रोकूँ। फिर उसके बाद मैंने उसको शाउट आउट दिया, मैंने कहा ओके, उसको ज़्यादा खुशी एक एसोसिएशन टाइम हो जाती वो है। अभी तक मैंने उसको फिर अपना खुद नंबर दिया कि ना वो रोना थोड़ा सा कम हो जाए। उसके बाद दैट इज़ ग्रेट। आई थिंक ये वाले जो पर्क्स हैं या फिर ये वाले जो फ्लॉज हैं, ये आपके फेमस होने के साथ साथ आते हैं। यू एंजॉय इट, यू एम्ब्रेस इट। क्या कर बहुत- सकते हैं। बहुत अच्छा। ज़ीशान, weirdest and the best thing। बेस्ट पहले बता देता हूँ Sure, कि अभी sure. रिसेंटली मैंने एक बैंड ज्वाइन किया एज अ वोकलिस्ट, सुरख्वाब नाम है इसका। ये 2 वर्ड हैं, सुरख्वाब। यस। तो उसका एक गाना अभी हमने रिलीज़ किया जो कि एक सूफ़ी ट्रैक था, क्लासिकल कॉम्पोजिशन थी। तो बेस्ट चीज़ ये हुई कि इस्लामाबाद का हमारा एक फ़ैन, जिसने हमारी पूरी एक वेबसाइट जो ऑथेंटिक अच्छे तरीके की डोमेन www.surkhab.com की ख़रीद के डेवलप करके सारा कुछ वो हमें गिफ्ट कर दी। वाओ। तो ये बेस्ट था मेरा ख्याल है, वाओ, ये वाओ। अच्छा था। ये जो लोग हैं ना, जो मोहब्बत करते हैं, फ़न की कदर करना जानते हैं, यही जो है वो आपको हाँ, मतलब ये बड़ी रिटर्न एक कर सकते हैं। अजीब और प्यारी चीज़ थी Motivation. कि उसने मतलब टाइम निकाला बैठ के, उसका ये काम होगा कि मतलब वेब डिज़ाइन करना या That's ऐसा। good. तो खैर उसने ये किया हमारे लिए, थैंक यू। वियर्ड चीज़ें मेरे साथ बेशुमार हुई हुई हैं ज़िंदगी में। मतलब इतनी कहानियाँ फ़नी हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि सॉरी लेकिन आजकल ट्रेंड चला हुआ है सूफीज़म म्यूज़िक के हवाले से कि आई लव सूफीज़म ना, कुछ पता नहीं है उनको माजरत के ये साथ होती क्या चीज़ है। कि क्या कहा है बुल्ले शाह ने, किस मतलब क्या है, क्या सीन है। तो बस ट्रेंड है, फॉलो कर रहे हैं, उससे सुन लिया, इससे सुन लिया कि बुल्ले शाह कोई सूफ़ी हैं, उन्होंने ये लिखा है। तो मैं दुबई में एक शो परफॉर्म कर रहा था, तो एक खातून स्टेज के वो मैनेजमेंट में थी, तो वो स्टेज के सामने बड़ी देर से इशारा कर रही थी कि आपसे कोई बात करना चाहती हैं। तो खैर एक गाने के बाद दूसरे गाने के बीच में जो ब्रेक लिया, तो मैं बैठा और मैंने कहा आप कुछ कहना चाह रही थी। तो उन्होंने कहा आई लव सूफीज़म। तो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा तो हो गया। She knows nothing about. हाँ, You know उसके nothing बाद about मैंने कहा Islam. अच्छा जी, मैंने कहा बहुत आला, आप ठीक है, आप बताइए आप कुछ कहना चाहते थे। तो उन्होंने कहा मैं एक सूफ़ी कलाम की आपसे फरमाइश करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप वो सुना दें प्लीज़, गोरख डंडा। Okay. गोरख धंधा एक कलाम। Just song है. I think it's not even related to Sufism. उनको ये भी नहीं पता था कि ये क्या है जो मैं वो, लेकिन वो ये मेरे लिए वियर्ड था। मेरे लिए ये इतना वियर्ड है कि मैं गा रहा हूँ और कोई गलत जगह मुझे दाद दे दे, मेरे लिए ये वियर्ड है। हाँ, कि जहाँ मेरे से गलती हुई है वहाँ वो कह रहा है वाह। तो मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ, मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ कि यार नहीं पता है, ये फेमस होने का ना बड़ा अच्छा पर्क है कि आपकी जो है वो गलती पर भी आपको वाह मिलती है, आह नहीं मिलती। नहीं, मुझे उस वक्त शर्मिंदगी ये होती है कि मैं इनके सामने गा रहा हूँ जिनको पता ही नहीं है। You can't. तो ये शर्मिंदगी होती है, ये वियर्ड चीज़ है ऐसे है। कि जैसे कि एक दफ़ा राग दरबारी एक स्केल है, एक राग है, तो उसमें मैं गा रहा था, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं थोड़ा लाइटर, मैं थोड़ा लाइट उसमें आ रहा हूँ मूड में, कि मैं राग दरबारी में कुछ गा रहा था। बहुत मशहूर राग है, आम सा स्केल है, एक मोड है, उसमें आप गाएं। तो मैं उसमें गा रहा था, तो एक साहब खड़े हो गए और कहने लगे कि दरबारी में हो जाए कुछ। तो मैंने मतलब थोड़ा मैं अजीब हुआ और मैंने कहा जी मैं दरबारी में ही तो गा रहा हूँ। तो वो शर्मिंदा नहीं हुए, वो अपने दोस्तों को कहने लगे तो फिर मज़ा भी तो आ रहा है ना। कॉन्फिडेंस ना। अच्छा कवर अप किया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें म्यूज़िक में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। क्या बात है। हम अपने इस शो के अख्तिताम की जानिब बढ़ते हुए अपने गेस्ट से जो है उनके फ़ाइनल वर्ड ज़रूर लेना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आज जाते जाते वो हमारी जो यूथ है उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या एक बात जो वो अपने पल्लू से बांध कर रखें। तैमूर। अच्छा, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। मेरे ख्याल से बुनियादी हकूक़ को अपने मद्देनज़र रखें, लोगों के साथ बुरा ना करें, झूठ ना बोलें, जान माल आबरू में किसी को ख़तरा ना पहुंचाएं, अच्छी ज़िंदगी रहें, प्यार फैलाएं। क्या बात है, क्या बात है। हुनैना। मैं ये बोलूँगी दैट योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। और
ये बहुत गहरी बात है। बेशक, मैं सोच रही हूँ। बिल्कुल मतलब इसमें भी ये नहीं कि आप नंबर से फैसिनेट हो जाएं, इट्स अबाउट ऑल क्वालिटी। तो लोगों को अपना नेटवर्क अच्छा, पॉजिटिव और इन्फ्लुएंसिंग रखना चाहिए, एंड इसी तरह से आप पहचाने जाते हो। आप अपनी कंपनी से पहचाने बिल्कुल। जाते हो। बेशक। ज़ीशान। दो बातें हैं। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब्र करें, पेशेंस पैदा करें थोड़ी सी अपने अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि दुनिया का सबसे आसान काम है तनकीद करना, और वो आपको नहीं करनी, वो ठीक आपको है। नहीं करनी चाहिए। तो तनकीद ना करें। अगर आप किसी के काम से या किसी की बात से मुत्तफिक नहीं हैं तो आप उसे ना मानें, आपके ऊपर कोई उसको मुसल्लत नहीं कर सकता, लेकिन आप तनकीद ना करें। बिल्कुल। इससे हो सकता है कि वो ज़िंदगी भर के लिए वो काम ही करना छोड़ दें। क्या बात है। इस पॉजिटिव नोट के साथ जो नौजवान हमें देख रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहती हूँ कि आपकी जो पॉजिटिविटी है, जो आपका ऑरा है, वो आपको दूसरों से मुनफरिद करता है। आप अगर गलत भी हैं तो अपनी गलती को पहचानना सीखें, और अगर आप सही भी हैं तो बादशाहत के दर्जे तक ना पहुँचें। अपने सर को खम रखना सीखें, अपने सर को नीचा रखना सीखें, क्योंकि ये जो हम्बलनेस है ये आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे पहुंचाती है। और वो जो लोग कहते हैं कि इंसान के चेहरे के परस्तार हुए हैं, कहकाफ की परियों का फसाना नहीं कहते, वो भी तो सुने मेरे ये अशार किसी रोज़, जो लोग नई नस्ल को अच्छा नहीं कहते। अपने ऊपर यकीन करना सीखें, अपने अतराफ़ में जो लोग हैं उनकी एनर्जी, उनकी पॉजिटिविटी को एक्सट्रैक्ट करें, उनसे सीखें और अपनी पर्सनैलिटी से जो है दूसरों को फैज़ याब करें। आज इंटरनेशनल यूथ डे के मौके पर आर्ट्स काउंसिल कराची से मैं इंशाल जावेद आप सबको खुदा हाफ़िज़ कहना चाहती हूँ, और साथ साथ अपने गेस्ट का बेइंतहा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें इतना ज़्यादा टाइम दिया, इतनी ज़्यादा प्रेशियस गुफ्तगू, इतनी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ हमारी यंगस्टर्स, हमारी जो यूथ है उस तक पहुँचाई, और अपनी ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज़ nobody tells that and they have delivered that to you. We feel so much honored, we are so lucky कि इस प्लेटफॉर्म पर आज ये लोग हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच तैमूर, थैंक यू सो मच नैना, थैंक यू सो मच ज़ीशान। वी रियली विश कि आप लोगों से हमारी इसी तरह से मुलाकात होती रहे। मैं इंशाल जावेद आर्ट्स काउंसिल के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुदा हाफ़िज़ कहती हूँ, और खुदा हाफ़िज़ कहने के साथ साथ ये कैसे हो सकता है कि ज़ीशान अली हमारे साथ मौजूद हो और हम उनकी आवाज़ में कुछ ना सुने। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप ज़ीशान अली की आवाज़ से महसूस होजिए। तो गज़ल के दो अशार सुना देता हूँ, क्योंकि आज मेरी गज़ल भी रिलीज़ हो रही है। एक नया ट्रैक रिलीज़ हो चुका है या होने वाला है। आप बिगफुट म्यूज़िक के यूट्यूब और फेसबुक के प्लेटफॉर्म्स पे उसको देख सकते हैं। तो फैज़ अहमद फैज़ साहब की गज़ल के दो अशार सुनाता हूँ। गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, हुआ जो तीरे नजर नीम कश तो क्या हासिल, हुआ जो तीर नजर नीम कश तो क्या हासिल, मजा तो जब है के सीने के आर पार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले।
मकाम सगमदनी दनी 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 दपगा सनी रे सा मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं जो कुए यार से निकले तो सुएदार चले चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। थैंक यू।